नमस्कार साथियों, हमारे धमाल देवासी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हमारे साथ में जुड़ चुके हैं राजू देवासी, जो बहुत बड़े सिंगर है और आपने इनका गाना कहीं ना कहीं रील्स में यूट्यूब पर कहीं ना कहीं जो इनका गाना काफ़ी हिट हुआ था, वायरल हुआ था, सोशल मीडिया पर बदला लेकर रहूँगा, वह सिंगर राजू देवासी अपने इस वीडियो में हैं। तो सबसे पहले राजू देवासी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने समय निकाल कर हमारे यूट्यूब चैनल पर आए और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो राजू देवासी, आपके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए, आप हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि आप काफ़ी फेमस है और आपको तो हर कोई जानता है, लेकिन फिर भी जानने के लिए थोड़ा सा आप बता सकते हैं हमारे दर्शकों को आपके बारे में। जी नमस्कार। पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने मुझे इस योग्य समझा, तो इस चैनल पे बुलाने के लिए आपका शुक्रिया। और दर्शक जितने भी जुड़े हुए हैं उन सभी को नमस्कार। मैं अजमेर ज़िले के किशनगढ़ सिटी के पास में खोड़ा गणेश जी से हूँ। बिल्कुल, थैंक यू। अभी जोधपुर में हम लोग रहते हैं, पूरा परिवार साथ में, माता पिता और भाई के साथ में पूरी फैमिली जोधपुर में रहती है जी। तो राजू देवासी, आपने जो ये सिंगिंग लाइन ये जो चुनी है, तो ये कहाँ से चुनी? ये आइडिया आपको कहाँ से आया कि मेरे को सिंगर ही बनना चाहिए? हाँ, म्यूज़िक में बचपन से रुचि थी। पारिवारिक संस्कार ऐसे थे, तो भजनों के प्रति बड़ा गहरा लगाव था। और उस समय तो मुझे लग रहा था कि जैसे कि बड़े जो गायक थे उनको सुनना और राजस्थानी संस्कृति से बड़ा लगाव रहा, और इसके साथ में उसी लगाव के कारण इससे जुड़ना हुआ। और मुझे तो खुद लग रहा है अब कि मैंने संगीत चुना नहीं, बल्कि संगीत ने मुझे चुना है। बिल्कुल बिल्कुल जी। और राजू देवासी, अभी फिलहाल आप कहाँ पर रह रहे हैं जो इस टाइम पर? जोधपुर में। अच्छा, तो राजू देवासी, आपका प्रॉपर गांव कौन सा है, कहाँ पर पड़ता है, आप कहाँ से अपना बचपन बिताया, आपकी यादें, आपका जो पल है वो हमें बताइए। एक छोटा सा गांव पड़ता है किशनगढ़ के पास में, अजमेर ज़िले में, खोड़ा गणेश जी करके, जहाँ पर गणेश जी महाराज का बड़ा भव्य मंदिर है। और वहाँ का वो बड़ा प्रसिद्ध गांव है। गणेश जी महाराज के मंदिर की वजह से बड़ी कृपा है उनकी। और पहाड़ों के बीच में छोटा सा गांव ये बसा हुआ है। तो वहाँ पर मेरा बचपन उन गलियों में, उन पहाड़ों में, वहाँ पर, और पशुपालक परिवार से हैं, तो बस गांव में बाहर की तरफ घूमना करना, बच्चों के साथ में खेलना, और बड़ा आनंदित जीवन जैसा ग्रामीण बच्चों का रहता वैसा मेरा भी रहा। तो थोड़ा सा एजुकेशन के बारे में जानना चाहेंगे हमारे दर्शक कि राजू देवासी कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, कौन से स्कूल में पढ़े हैं, और इनके जो गुरु पहले जो कौन से रहे हैं, जो टीचर वाले सिंगर का भी जानना चाहेंगे। आगे जाकर के आपको सवाल पूछेंगे इसका भी कि आपका गुरु कौन है, जो गाने में आपने किसको चुना है। तो आप अपने एजुकेशन के बारे में बताइए सर। 9th क्लास तक की पढ़ाई मैंने गांव में की है। गांव में तो स्कूल हुआ नहीं करती थी, 5वीं क्लास तक गांव में हुआ करती थी। उसके बाद में हमारे पास में वो बुबानी करके गांव है, 3 किलोमीटर की दूरी पे, वहाँ से पैदल आना जाना हम लोग करते थे। और 6th क्लास से 9th क्लास तक की पढ़ाई मैंने वहाँ की। और मेरे पिताजी पहले से जोधपुर में कार्य करते थे, बिजली विभाग में कार्यरत थे। तो फिर उसके बाद में पूरा परिवार, क्योंकि माताजी लगातार बीमार रहा करती थी, तो पिताजी पूरे परिवार को लेकर जोधपुर आ गए। हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए। फिर उन्होंने सोचा कि शहर में बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी थोड़ी ठीक हो जाएगी। और 9th क्लास के बाद में हम लोगों की पढ़ाई जो थी भाइयों बहनों की, वो जोधपुर में हुई। तो राजू देवासी, आप अपने जो सिंगर लाइन में गए, तो सबसे पहला गाना कौन सा था जो स्टेज पर गाया लाइव प्रोग्राम में? हाँ, 2018-19 के तकरीबन की बात है ये, जब मैं स्टेज पे गाने लग गया, जब थोड़ा बहुत सीख चुका था संगीत और गाने के लायक बन गया। तो हमारे मारवाड़ रत्नदाता सतगुरु श्री गुलाबदास जी महाराज की जन्म जयंती महोत्सव मनाया जाता है बसंत पंचमी को। तो 2018 में पहला वो मंच मैंने गुरुदेव राम प्रकाश जी महाराज के सानिध्य में, राम विचार जी महाराज, अर्जुन राम जी महाराज, बड़े प्रसिद्ध संत कथावाचक है, उनके सानिध्य में वो पहला कार्यक्रम था जिसमें मैंने भजनों की प्रस्तुति दी। तो वहाँ पर कौन सा गाना गाया था आपने?
गुरु महाराज का बदावना बड़ा प्रसिद्ध है हमारे मारवाड़ में। वारी जाऊं रे गुरा बलिहारी जाऊं रे, एक वो, और सतगुरु सारे शहरिया में आवे ठंडी लहरिया, वो 2 भजन मैंने वहाँ पर प्रस्तुत किए थे। तो वहाँ के जो लोग दर्शकों का रिएक्शन क्या होगा आपके प्रति? बड़ा अच्छा था। वहाँ पर उस समय हमारे प्रसिद्ध गायक थे नैनाराम जी देवासी, बड़े भाई साहब जी। तो मुख्य गायक उस कार्यक्रम के वो थे। तो उन्होंने भी बड़ा मेरे को प्रोत्साहित किया और कहा कि थोड़े और सीख लो, उसके बाद में मार्केट में आना आप लोग, ताकि क्या है कि आपका जब थोड़ा सुधार हो जाएगा गायकी में, क्योंकि शुरुआत थी और स्टार्टिंग में तो सुर वगैरह इतने लय ताल से थोड़ा बहुत परफेक्ट नहीं था। तो ये रियाज से ही धीरे धीरे चीज़ें सुधरती है। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा और मेहनत करो और उसके बाद में आप रिकॉर्ड करना और मार्केट में आना। तो बड़ा अच्छा। जी। तो राजू देवासी, लोग कहते भी है और मैंने भी आपके गाने सुने हैं, मैं भी आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और काफ़ी लोग भी आपके फ़ैन हैं। तो आपकी आवाज़ में जो मिठास है, मधुरता है, वो काफ़ी बड़े बड़े सिंगर है उनके भी शायद नहीं मिल पाए। तो ऐसी आपके अंदर आवाज़ है, वो कहाँ से आई, इसका क्या राज है? ये आगे जाकर के कोई भी सिंगर लाइन में जाना चाहे, कोई भी व्यक्ति, तो आपके जैसी आवाज़ कैसे प्राप्त कर सकता है? सबसे पहली बात तो है कि अच्छे गुरुओं का सानिध्य मिलना, संगीत के अच्छे टीचर मिलना, आपको संगीत का वास्तविकता जो है वो आप तक पहुंचाना। आप किसी भ्रम में जी रहे हैं, किसी अलग तरीके से, जैसे अपनी एक धारणा लेकर के चल रहे हैं कि मुझे ऐसा गाना चाहिए, वैसा गाऊंगा मैं, वैसा बन जाऊंगा। गुरु की, जैसे हमारी भारतीय परंपरा भी कहती है, गुरु होना बड़ा जरूरी है। सही मार्गदर्शक वही करेगा, क्योंकि गुरु के बिना पुस्तक नहीं पहुंचा सकती, ईश्वर तक नहीं पहुंचा सकती। तो उन गुरुओं ने मेरा मार्गदर्शन किया और उन लोगों ने बताया, उस रास्ते पे मैं अभी भी चल रहा हूँ। और रही बात संगीत में आवाज़ को मधुर बनाना, स्वर में रहना, ताल का, तो बड़ा मुश्किल काम है वैसे, क्योंकि प्रतिदिन का रियाज होना जरूरी है, क्योंकि धीरे किंतु निरंतर। तो रोज का उठते ही, जैसे मैं आपको बताऊं तो अपनी दिनचर्या में पहला कार्य जो होता है वो दिनचर्या की शुरुआत रियाज से ही होती है, संगीत की साधना से। तो जीवन में साधना बहुत जरूरी है। संगीत की जितनी साधना होगी उतना मिठास आएगा, उतनी आवाज़ मधुर होगी, लोग सुनना पसंद करेंगे। अच्छा, तो रियाज करना पड़ेगा डेली उठ करके, अपने जो सुर देखने पड़ेंगे, अपनी आवाज़ को मधुर बनाने के लिए डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एक तरीके से। जी जी। और बड़ी बात यह है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है उसमें। अच्छा। उसमें रुचि नहीं रहती है। जैसे संगीत एक फिनिश प्रोडक्ट होता है तो उसको सुनना पसंद आता है। अपन कुछ गाते हैं पब्लिक के सामने तो सबको सुनना अच्छा लगता है, पर जो प्रैक्टिस का जो टाइम होता है उसके अंदर तो मान लो सिर्फ मेहनत है बस, और कुछ नहीं, और बोरिंग भी है। अच्छा जी। जैसे कोई व्यक्ति है जिसकी आवाज़ मान लो अच्छी नहीं है, फिर भी वो क्या आगे जाकर के सिंगर लाइन में जा सकता है? क्या करे वो? अब इस बात पर, क्योंकि मैं इतना अनुभवी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने कई कलाकारों के इंटरव्यूज देखे हैं उन्हें, क्योंकि उनकी दिनचर्या जाननी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कैसा सीखा है, ये जरूरी है एक नए कलाकार के लिए, उसके पद चिन्हों पर चल करके अपने जीवन को बना सके। तो उनसे भी मैंने ये सीखा है कि नए जो लोग अगर सीखना चाहते हैं तो उनको अपनी आवाज़ भले ही पहले ठीक नहीं लग रही हो, लेकिन उसके बाद में, क्योंकि हर एक व्यक्ति में प्रतिभा होती है, उसकी आवाज़ कुछ ना कुछ कहना चाहती है, उसमें अपने आप को समझना जरूरी है। जैसे कि मैं किसी कलाकार को कॉपी करना चाहता हूँ, मैं किसी कलाकार का फैन हूँ और बिल्कुल अंधा फैन हूँ, बस उसी के जैसा बनना चाहता हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ कुछ और है। तो खुद को समझना चाहिए, खुद की नेचुरल आवाज़ को समझना चाहिए कि मेरी आवाज़ जो है उसका कैसा भाव है, वो एक वीर रस को प्रकट करती है या उसमें करुण रस है, या उसकी आवाज़ जो है उसको खुद को, अपने आप को समझना जरूरी है, और उसके बाद भी कर सकते हैं। तो राजू देवासी, आपने लाइव प्रोग्राम भी बहुत किए होंगे और कहाँ कहाँ किए हैं जो आपको याद हो? जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोग्राम कहाँ पर किया था? काफ़ी ज़्यादा में लोग मौजूद थे, ऐसा कुछ आपको याद है तो हमारे दर्शकों को आप बता सकते हैं। गुरुदेव राम प्रकाश जी महाराज की वजह से शुरुआत में ही मेरे को ऐसे बड़े बड़े मंच मिले जिन पर गाने का बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे जैतारण बेल्ट में लांबिया गांव पड़ता है, लकड़नाथ जी महाराज का धूणा, जहाँ पर
अभी हाल ही में महाराज जी लक्ष्मण नाथ जी महाराज वहाँ के महंत हैं। तो लक्ष्मण नाथ जी महाराज जिस धुने से हैं वहाँ पर सेवानाथ जी महाराज का, तो वहाँ पर 2018 से मैं गुरुदेव की कथा हुआ करती थी। तो उस समय वो एक बड़ा समाज का बड़ा मंच है जिस पर मेरे को गाने का मौका मिला। उसके बाद में रायका नाथ जी महाराज का धुना है सुआप में, जो अभी फलोदी जिले में है, वहाँ पर भी बड़े मंच पर मेरे को गाने का मौका मिला। तो शुरुआती जो बड़े मंच मिले, कोलायत में मिला सामाजिक एक बड़े मंच के ऊपर, और फिर धीरे धीरे मतलब गुरुदेव की कृपा से बड़े बड़े मंचों पर गाने का मौका मिला और बड़ा अच्छा अनुभव रहा। तो आपके साथ में बड़े सिंगर जैसे मंच पर मिले हो, उनके साथ गाने का मौका मिला हो, ऐसा हो पाया है आपके साथ? जी बिल्कुल। जब वैसे ज़्यादा तो मौका नहीं मिला किसी के साथ में गाने का, पर जी हाँ 1-2 बार 5 बार 6 बार लगभग ऐसा बड़े बड़े जो कलाकार हैं हमारे जोधपुर के, वैसे भी कहा जाता है कि जोधपुर के कलाकारों का या मारवाड़ के कलाकारों का राजस्थान भर में दबदबा रहा है। तो उनमें से आदरणीय श्रद्धेय प्रकाश माली जी के साथ में गाने का मौका मिला। वो भी गुरुदेव की सदगुरु गुलाबदास सेवा संस्थान जोधपुर में गुलाबदास जी महाराज की जन्म जयंती महोत्सव पर प्रकाश जी माली के साथ गाने का मौका मिला, रमेश जी माली के साथ गाने का मौका मिला, महेंद्र सिंह जी पंवार, मोइनुद्दीन जी मंचला, ऐसे बड़े बड़े कलाकारों के साथ में गाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो उन बड़े बड़े सिंगर का रिएक्शन आपके प्रति, आपके गाना सुन करके, आपके भजन सुन करके क्या रिएक्शन रहा होगा? कुछ प्रतिक्रियाएं उन्होंने दी हो तो आप बताइए। हाँ जी, वो लोग एक नई प्रतिभा में बिल्कुल वो ढूंढते हैं कि इस कलाकार की क्या खूबी हो सकती है, इसकी आवाज़ जो है वो किस किस्म की है। तो आदरणीय महेंद्र सिंह जी पंवार साहब ने मेरे को बड़ी अच्छी सलाह दी। बोले अगर देसी गायन में ये बच्चा अगर मेहनत करे, स्वर को थोड़ा अच्छे से साधे, तो ये कमाल कर सकता है। आदरणीय मोइनुद्दीन जी मंचला साहब का, उनका भी सहयोग रहा। जब मैं इंटरव्यू में उनके साथ में गया था, साक्षात्कार हुआ था, तो कंपटीशन के लिए जब मैं कह रहा था ना, मैंने आपको बताया कि कंपटीशन में राज्य स्तरीय भजन प्रतियोगिता में, तो सिलेक्शन उन्होंने किया सामने सुन करके कि ये थोड़ा ठीक गाता है, थोड़ा और करेगा तो बड़ा अच्छा होगा। और संगीत में वैसे भी निरंतरता ही होती है कि आज कुछ और स्तर पे है, अगर लगातार करते गए तो 6 महीने बाद में कुछ और होंगे, और करते गए तो 12 महीने बाद में और कुछ होगा। और वो लोग हमेशा रियाज की सलाह देते हैं कि प्रैक्टिस करते रहो। जी जी। तो राजू जी, फिर से आपके जीवन पर एक बार और प्रकाश डालते हैं, एक बार और आपके जीवन की ओर ले चलते हैं आपको। कि हमने सुना है कि आपने एक गाना गाया था महाराणा प्रताप का, जो स्कूल में, तो उस टाइम की घटना क्या रही होगी? उस गांव में लोगों का क्या रिएक्शन, आपके गांव में क्या रहा होगा आपके प्रति, और जो टीचर है उनका भी आपके प्रति क्या रिएक्शन रहा होगा, वो थोड़ा सा आप बताइए हमारे दर्शकों को। 2011 में हम लोग जोधपुर आए थे, जुलाई अगस्त की ही बात है। तो थोड़े ही दिनों बाद में जैसे ही मेरा एडमिशन हुआ 9th क्लास में, तो जोधपुर में जब एडमिशन हुआ तो उसके बाद में 15 अगस्त की जैसे तैयारियां चलती रहती है, तो टीचर्स लोग सेलेक्ट करते हैं बच्चों को। मेरे को भी किया गया, और तो उसमें मैंने गा करके सुनाया और वो उनको पसंद आया। तो जो मैम सर थे उन्होंने कहा कि ये बच्चा गा सकता है। लेकिन हुआ ऐसा कि उसी दिन घर वालों का मानस बना, पहली बार रामदेवरे चले गए 14 अगस्त को। तो मैंने कहा मेरे को तो कल 15 अगस्त को गाना है, और रामदेवरा चले गए। तो मैंने वहाँ दर्शन करने के बाद में बड़ी जल्दीबाजी करके मम्मी पापा को कहा कि मेरे को जोधपुर जाना है और सुबह मेरे को उस कार्यक्रम का हिस्सा हूँ मैं, तो मेरे को भाग लेना है। तो रात की ट्रेन पकड़ करके हम वापस जोधपुर आए, और उसके बाद में वहाँ गया तो कोई ड्रेस वगैरह धुली हुई नहीं थी, क्योंकि एक दिन पहले 15 अगस्त को जाते हैं तो बड़ी अच्छी तैयारी के साथ में जाना जरूरी होता है। तो अब 15 अगस्त का दिन, और फिर भी मैं विदाउट यूनिफॉर्म में गया। तो वहाँ जाने के बाद में किसी और दोस्त का शर्ट पहना है मेरे को, और कहा तुम मंच पे गए तो कम से कम तेरे तो स्कूल ड्रेस होनी जरूरी है। और उसके बाद में मैं तो काफी घबराया हुआ था, इसीलिए क्योंकि तैयारी में मैं नहीं था। गाना तो मैं गा सकता था, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। उससे पहले मैं जब गांव में भी हुआ करता था तो कार्यक्रम में 1-2 बार हिस्सा ले चुका था। और तो महाराणा प्रताप कठे, ये उस समय बहुत पॉपुलर एल्बम था प्रकाश जी का, तो मैंने उसको गाया। और दूसरी बात, गाने के साथ में ही मैंने उसको उसी तरीके से गाया जैसा कि वो लाइव में गाते हैं। तो लाइव में गाते हैं तो बीच बीच में कुछ बोलते रहते हैं,
यानी कि हमारा राजस्थान बिल्कुल। ऐसा है, राजस्थान की संस्कृति ऐसी रही है, परंपराएं ऐसी रही है। तो मैं भी थोड़ा गाया और गाने के बाद में मैंने वैसा का वैसा वहां पर बोला, और बोलने के बाद में फिर गाना शुरू कर दिया, और गा करके जैसे ही नीचे उतरा तो जोरदार तालियां बजी। जबकि जब तैयारी करके मैं गया था तो उस समय भी मैंने तैयारी के टाइम पे भी वैसे ही गाना और बीच में बोलना और फिर गाना। तो मैम ने कह दिया तेरे को बीच में बोलना नहीं है, बस सीधा सीधा गा करके आना है। लेकिन फिर भी मैं गया मंच पे, और वहां जाने के बाद मैं गाया, और कुछ जैसा का जैसा बोलना था वैसा उसके ऊपर बोल करके फिर गा करके फिर आ गया। तो हुआ ऐसा कि दूसरे दिन जैसे इनके रिएक्शन थे, जो जैसे मैं नया एडमिशन था तो बच्चे तो मेरे से परिचित नहीं थे, जान नहीं रहे थे। तो फिर दूसरे दिन मेरी क्लास में 9th वाले, 10th 12th वाले लड़के लड़कियां आने लगे, और फिर कहा इस बच्चे ने बड़ा अच्छा गाया। कईयों ने वीडियोस भी बनाए, हालांकि उस समय ऐसी सुविधाएं नहीं थी, आज जैसे संसाधन नहीं थे, फिर भी कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग जैसा सिस्टम हुआ करता था। तो वो लोग, बड़ा अच्छा रिएक्शन रहा उसके बाद में, और जो गाने के साथ में मैंने जो बोला उसकी ज्यादा प्रशंसा हुई। बिल्कुल। जी। तो आपके माता पिता का और समाज का आपके प्रति क्या रिएक्शन था उस टाइम? हाँ, शुरुआत में बस स्कूल में गा लिया करता था, तो ऐसा नहीं था इन लोगों के लिए कि ये इसी फील्ड में जाएगा या, लेकिन मेरी बड़ी गहरी रुचि थी, एक तो चित्रकला में और दूसरी संगीत में। मैं तस्वीरें भी बड़ी अच्छी बना लिया करता था, बैठ करके एक ध्यान एकत्रित करके उसके बाद में 2-2 4-4 घंटे मेरे को लग जाया करते थे। तो सामने जैसी तस्वीर हुआ करती थी हूबहू वैसी की वैसी मैं बना लिया करता था पेपर पे सामने। तो चित्रकला की भी वो लोग बड़ी प्रशंसा करते थे। मुझे शुरुआती प्रोत्साहन जो मिलना शुरू हुआ वो वहीं से मिलता था, स्कूल से ही। और उसके तो बाद में संगीत में, जैसे आपने कहा कि माता पिता का क्या रिएक्शन, तो वो उस बात को इग्नोर करते थे। उनको ठीक है, स्कूल में चलता है और गाते हैं बच्चे, तो ये तो नॉर्मल बात है। इस फील्ड में जाएगा ये कोई फाइनल नहीं था। जी जी। और समाज का आपके प्रति पहले क्या रिएक्शन था और इस टाइम पर, आज के टाइम पर क्या रिएक्शन था, ये आप हाँ, जैसे मैंने 12th की, 12th के बाद में मैं अपने दोस्तों से मैंने कहा कि जोधपुर में कहीं पर संगीत की क्लास चलती हो तो मेरे को जाना है। तो मेरे दोस्त जिन्होंने पता किया उन्होंने कहा कि वहाँ तिलक नगर में एक क्लास चलती है, आप अगर जाएं। तो फिर मैं गया, तो वहाँ पर 12th के जस्ट बाद में गया तो छुट्टियाँ हो रखी थी, तो मार्च का महीना था। तो जैसे ही बहुत मतलब स्कूल की छुट्टियां हो जाती है तो वहां पर बच्चों की भीड़ लग जाती है म्यूजिक क्लास में। तो वहां मेरे को सीट नहीं मिली। कहा आप जुलाई में आना, क्योंकि जुलाई में ये बच्चे फिर स्कूल चले जाएंगे, तो जुलाई में आपको सीट मिल जाएगी। तो जुलाई में मैं गया, और उसके बाद में मैंने 7-8 महीने तक लगातार वो हारमोनियम की क्लास थी तो हारमोनियम सीखना शुरू किया। और घर वालों से तो मैं छुप के ही जाता था, क्योंकि मुझे पता था कि इनको पता चल गया तो ये रोक देंगे। मैं तो यही कह रहा था कि मैं तो ट्यूशन जा रहा हूँ, मैं तो कोचिंग जा रहा हूँ पढ़ने के लिए। घर वाले समझते नहीं थे। अगर किसी रिश्तेदार के सामने बात होती थी तो वो पूछते थे क्या पढ़ाई कर रहा है भाई, तो मैं कहता था मैं तो बीए कर रहा हूँ। बोले बीए में कौन सी कोचिंग की जरूरत होती है, पर कौन बताए कि मैं संगीत सीखने जाता हूँ। और आसपास में, घर के आसपास में जब कोई कीर्तन वगैरह होता था तो मैं उसमें गा लेता था, लेकिन घर वाले उसमें कोई खास मानते नहीं थे। बोले ठीक है, इसकी रुचि तो है ही वैसे ही गाने में, तो गा ही रहा है। अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि रात को हम लोग बैठ करके कीर्तन करते थे, कुछ कथाएं वगैरह, उस समय रामनिवास जी राव की, प्रकाश जी माली की कथाएं बड़ी फेमस हुआ करती थी, और मैं बड़ी रुचि से लगभग 1-1.5 घंटे तक की गा लिया करता था, साथ में अर्थावणी भी करता था। लेकिन सुर ताल का कोई नॉलेज नहीं था, बस संगीत सीखने जा रहा था। तो उन्होंने ही कहा कि तू ऐसा काम कर, संगीत सीख ले करके। पड़ोस में ही कीर्तन होता था, तो मैंने उनसे कह दिया, बस वहां गलती हो गई मेरी कि मैंने कहा मैं तो संगीत सीखने जा रहा हूँ पहले से। उन्होंने ये बात घर पे बता दी, और फिर घर वालों के भाई साहब उसके बाद में जो रिएक्शंस थे, 3-4 दिन तक खाना पीना आराम। ऐसा था शुरुआती रिएक्शन घर वालों के। अच्छा जी। तो आप जो गाना शूट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, वो स्टूडियो का क्या नाम है, कहाँ पर है, और पहला कौन से स्टूडियो में कौन सा गाना रिकॉर्ड किया था आपने? बालाजी स्टूडियो जोधपुर में पाल रोड पे है। हमारे मुकेश जी का जो पहले म्यूजिशियंस रहे हैं, और उसके बाद में उन्होंने स्टूडियो लगा दिया। तो शुरुआत में मैंने सदगुरु गुलाबदास जी महाराज का हेलो करके एक भजन आया था। जब तक मैं अच्छा सा थोड़ा सीख भी चुका था, लाइव में गाने लग गया था, तो मुझे लगा, गुरुदेव ने कहा कि रिकॉर्ड करना चाहिए। तो मैंने पहला सॉन्ग वहाँ रिकॉर्ड किया।
बालाजी स्टूडियो में, उसके बाद में प्रमोद स्टूडियो में कहा किया, मुरगर स्टूडियो में, मैस स्टूडियो में, अलग अलग स्टूडियोज में मैंने रिकॉर्डिंग की। अच्छा, जी। तो कौन सा सॉन्ग रिकॉर्ड किया था पहला, आपको कुछ याद है? हमारा सतगुरु साने हेलो, गुलाबदास जी महाराज का भजन था। अच्छा अच्छा। जी। और अभी इस टाइम पर कौन से स्टूडियो में जाते हैं, या फिर आपका खुद का पर्सनल स्टूडियो है? नहीं, पर्सनल स्टूडियो तो नहीं है फिलहाल। अभी लास्ट के जो गाने किए हैं वो राजू स्वामी जी है, बड़े फेमस नागौर के, उनके साथ अच्छा। मैं काम कर रहा हूँ, उनके साथ गाने तैयार कर रहा हूँ। अच्छा, तो आपके स्क्रिप्ट जो गाने की कौन लिखता है? जो पॉपुलर ट्रेडिशनल भजन है, अगर भजन रिकॉर्ड करने जा रहे हैं तो उसकी लिरिक्स होती ही है पहले से। पॉपुलर जैसे भजन है कबीरदास जी महाराज के, मीराबाई के, तो ऐसे भजनों की तो पहले से होती है, बस उसका अपडेट वर्जन उसको अपनी आवाज में गा देते हैं। जैसे मैंने गाया गूंथ लाई मालन सेवड़ा, तो पहले से पॉपुलर भजन है और इसको फिर मैंने रिकॉर्ड किया मैं स्टूडियो में, तो उनकी तो ट्रेडिशनल लिरिक्स होती ही है। अब कोई पर्सनली कोई भजन रिकॉर्ड करने जा रहे हैं तो उसकी लिरिक्स अगर भजन है तो गुरुदेव से या किसी से केलवा करके लिखवा लेते हैं, और कोई मोटिवेशनल सॉन्ग पे जैसे मैं काम कर रहा हूँ, जैसे बदला के बाद में काफ़ी लोगों ने कहा कि आप रिकॉर्ड करिए, आप ऐसे गाने अच्छे से गा सकते हैं, तो फिर वो 2-3 जो देवासी महाकुंभ और अभी जो मैंने रिकॉर्ड किया उनकी लिरिक्स मैंने खुद ही लिखी है। अच्छा, देवासी वाला जो महाकुंभ में सॉन्ग गाया था वो आपने जी, लिखा था खुद? अच्छा अच्छा, काफ़ी हिट हुआ था वो गाना। हाँ जी। और काफ़ी लोगों का अच्छा रिएक्शन भी रहा, काफ़ी रील्स भी बनी जी थी। जी। और वहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने रील्स बनाई है। हाँ, मेरा गाना कोई और अब पॉपुलर आते हैं हुआ है तो आपका, फिर शुरुआत में देवासी महाकुंभ भी हुआ है, बदला भी बाद में हुआ, रिकॉर्डेड पहले से था। अच्छा, पर शुरुआत में देवासी महाकुंभ तो वाला जो था वो अच्छा चला। तो बदला वाला गाना बाद में हुआ फेमस, या पहले ये हुआ महाकुंभ देवासी वाला जो महाकुंभ आपने वाला गाया? गाया तो पहले 2022 में ही मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ बदला सॉन्ग। जी। बदला सॉन्ग रिकॉर्ड किया था मैंने 7 अगस्त 2022 में, हाँ, तो पर हिट बाद में हिट हुआ। बाद में हुआ, वो चला ही नहीं, अभी 2024 में ही चला है बस रील्स की वजह से। जी जी हाँ, मिलियन में व्यूज है, अभी जी, देखा जी। है, और कई लोगों ने उस पर रील्स भी बनाई है। तो कभी आपके पास में फ़ोन आया ऐसा कुछ बड़े बड़े नेताओं के कि ये गाना अच्छा लगा है? हाँ बिल्कुल, काफ़ी लोगों के फ़ोन आए और अच्छा, उन्होंने कहा तो कि क्या, आपकी आवाज़ अच्छी हाँ, है, और भी रिकॉर्डिंग के सुझाव अच्छा, आए। तो उन्होंने डिमांड की होगी कि एक दो गाने और निकालो आप ऐसे ही? हाँ बिल्कुल, और कमेंट बॉक्स में भी आप देख सकते हैं, जैसे पब्लिक के तो रिएक्शन बड़े अच्छे रहे हैं, लेकिन कुछ नेताओं के फ़ोन आए कि हमारे भी नाम से ऐसा कोई पर्सनल सॉन्ग बनाओ आप, तो फिर उनको यह कहकर कि मैंने इग्नोर किया कि मैं पर्सनली किसी नाम से गाना बनाता नहीं हूँ। जैसा कोई मन में आया अच्छी चीज़ है, और एक नेता है बड़े अच्छे समाज सेवी हैं, आपको पता ही है, उनके नाम से कोई सॉन्ग बिल्कुल। बनाने का मेरा खुद का एक इच्छा है अपनी, तो जब भी समय मिला नेक्स्ट सॉन्ग उनके लिए होगा। जी, जी तो लाल सिंह जी के ऊपर भी आप गाना बनाना चाह रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल। तो राजू जी, काफ़ी डिमांड आ रही है देवासी समाज की कि लाल सिंह जी जो देवासी जी है उनके ऊपर गाना गाए राजू जी देवासी। जी। तो आप ये गाना कब तक लेके आ रहे हैं? और काफ़ी हिट होने वाला है क्योंकि आपके आवाज़ में वो दम है, वो क्वालिटी है, तो काफ़ी हिट होगा है, क्योंकि आगे आपके गाने आए वो भी काफ़ी हिट हुए हैं। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा आप बताइए हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, मेरा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी एक गाना मैं ही लिखूंगा, और इस गाने को मैं, अगर अभी जो मेरे 2 पेंडिंग में प्रोजेक्ट चल रहे हैं बस ये थोड़े क्लियर हो जाएं, उसके बाद में लाल सिंह जी का जी। सॉन्ग मैं लेकर आऊँगा। तो राजू देवासी, अब आपके जो मेन जो वायरल हुआ है बदला लेकर रहूँगा, ये जी। गाना आपके दिमाग में कैसे आइडिया आया कि ये गाना मेरे को गाना चाहिए, और आपको पता ही नहीं कि ये गाना गाया और हिट हो गया, तो आपको कैसा महसूस हुआ इस गाने को हिट होने के बाद में? कैसी अनुभूति हुई? आपके परिवार का क्या रिएक्शन रहा, लोगों का क्या रिएक्शन रहा, आप बताइए। हाँ जी, मैं जैसे कि शुरुआत में मैं प्रकाश जी माली को सुनता आ ही रहा हूँ शुरुआत से ही, तो अचानक एक दिन मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो गा रहे थे मन हार ही ओ मत हार, ये किसी लाइव प्रोग्राम का वीडियो था। जी। तो वो भी पूज्य तन सिंह जी का लिखा हुआ था, तो उसी
वीडियो में उन्होंने गाते हुए, जैसे कि उनका बीच में बोलना उनके स्वभाव में भी है, तो 2-4 अंतरे गाए और उन्होंने फिर कहा कि पूज्य तन सिंह जी, जो कि क्षत्रिय युवक संघ के संस्थापक रहे हैं, जोधपुर जैसलमेर बाड़मेर के वो लोकसभा सांसद रह चुके हैं, काफ़ी पुरानी बात है जी। तो वो बहुमुखी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के धनी थे और एक महान शख्सियत थी। तो राजनेता भी थे, वकालत भी करते थे और अच्छे राइटर भी थे, लिखते भी थे। तो उनकी एक पुस्तक लिखी हुई है झनकार। उस पुस्तक के बहुत सारे गीत हैं, उसमें से मेरे को जो अच्छा लगा वो मैं गा रहा हूँ, उन्होंने ऐसा कहा। और वो गीत वहाँ पर वो गा रहे थे, तो उसको सुन कर के उसके बाद में मैंने सर्च किया तो मेरे को झनकार मिल गई और तन सिंह जी के लिखे हुए गाने मिल गए। उनमें से मैंने सोचा कि मैं कौन सा गा सकता हूँ, तो ये बदला सॉन्ग मेरे सामने आया और इसकी धुन जो थी काफ़ी पहले से पॉपुलर थी, क्योंकि बहुत ब्लैक एंड वाइट के ज़माने में एक फिल्म आई थी। तो उस फिल्म का तो नाम, शायद फिल्म का ही नाम यही रहा होगा, दिया और तूफान। तो उसमें ये कंपोजिशन थी उस गाने की, जिसमें किसी बच्चे का संघर्ष को दर्शाया गया है। और उसके बाद में उसी धुन पर पॉपुलर हुआ नामदेव जी महाराज का एक पत्ते पत्ते में झांकी है भगवान की, जर्रे जर्रे में झांकी है भगवान की, आपने सुना होगा। ये भजन भी काफ़ी पॉपुलर है। तो धुन तो मेरे को पहले से पता ही थी और सामने सॉन्ग की लिरिक्स थी, तो मैंने सोचा ये संग वाले लोगों को भी बड़ा अच्छा लगेगा, तो मैं इसको एज इट इज गा देता हूँ। और बच्चों को भी मैं तैयारी करवा रहा था, क्योंकि साथ में मैं भी रियाज करता हूँ, तो बच्चों को भी कुछ सिखाता रहता हूँ। तो मैं बच्चों को तैयारी करवा रहा था कि 15 अगस्त पे आप ये गाना गाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो ये उनको तैयार करवाते हुए मेरे मन में आया कि क्यों ना इसको रिकॉर्ड किया जाए। तो मैं स्टूडियो गया, तुरंत फ़ोन लगा करके। मरुधर फिल्म स्टूडियो, हमारे चंवरलाल जी माली जो कलाकारों के बड़े सपोर्टर रहे हैं, वो स्वर्गवास हो गया उनका, तो उनके पुत्र है जो स्टूडियो को संभालते हैं, तो उनको मैंने कॉल किया और उनके स्टूडियो में जाकर के मैं डमी दे करके आ गया। ये नहीं नॉर्मली गा करके आ गया। राहुल फौजी जी म्यूजिक डायरेक्टर थे उस समय, उनका बड़ा सपोर्ट रहा है। अगर मेरे से पूछा जाए कि इस गाने का श्रेय आप किसको देना चाहते हैं, तो शुरुआती सबसे पहला नाम मैं लेना चाहूँगा राहुल फौजी भैया का, जिन्होंने इस भावना को समझा। जैसा कि आप लोग कहते हैं कि आज तो पब्लिक के रिएक्शन भी है कि आपके सॉन्ग अच्छे हैं, आपके गाने अच्छे हैं, आवाज़ अच्छी है, लेकिन शुरुआत में म्यूजिक डायरेक्टर अगर सिंगर को समझ जाए तो वो हर किसी सिंगर को पॉपुलर कर सकता है कि इसकी आवाज़ क्या कहना चाह रही है। अगर मेरी आवाज़ में आप किसी और कलाकार को ढूंढना चाहेंगे तो नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि उसके जैसा मैं गा नहीं सकता, उसके जैसा मैं दिख नहीं रहा। प्रकृति ने मेरे को बिल्कुल अलग बनाया है, लेकिन उन्होंने मेरी आवाज़ को पहचाना और मैं जो गा रहा हूँ इस चीज़ को पहचान करके रात भर में, उसी रात को बैठ करके उन्होंने सुबह तक ट्रैक तैयार करने के बाद में ही वो सोए थे। और सुबह 11 बजे मेरे को फ़ोन कर दिया वापस उठ करके उन्होंने कि आ जाओ भैया, मैं पूरा रिकॉर्ड कर लेता हूँ। फिर वो गाना जब रिकॉर्ड हुआ, उन्होंने बड़े मन से रिकॉर्ड, और रिकॉर्डिंग में एक बात ये भी होती है कि सिर्फ आप बीट और स्केल से आउट नहीं हो तो आपको गवा दिया जाता है, क्योंकि म्यूजिक डायरेक्टर भी ज़्यादा समय खराब नहीं करना चाहते और नए सिंगर्स के साथ में तो वैसे भी खराब नहीं करना चाहते। लेकिन उन्होंने एक लाइन में भाव आना चाहिए, गाने की फीलिंग आनी चाहिए, तो एक लाइन को मेरे को बार बार गवा करके, अगर मैं ऐसा भी कहना चाहूँ कि ये सॉन्ग मैंने गाया नहीं है, उन्होंने मेरे से गवाया है, तो भी कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। तो उनका बड़ा सपोर्ट रहा। उसके बाद में दूसरे दिन जैसे ही ऑडियो तैयार हुआ, ऑडियो तैयार होने के बाद में जिस किसी ने भी सुना उसने कहा रे वाह, आज तक का हमारा भी ये बड़ा अच्छा, मतलब जितने भी सॉन्ग बनाए हैं उन्होंने, उनमें से ये टॉप लेवल में से जो सॉन्ग है गिने चुने उनमें से एक ये है। और उसके बाद में गाना आ गया तो मैं बड़ा लापरवाह आदमी, क्योंकि मैंने शूट वगैरह कुछ नहीं करवाया, बस मैं खुद ही ऑडियो को सुन लेता, इन आसपास वाले लोगों को सुना देता और पड़ा रहा मेरे पास में, क्योंकि मेरे पास में चैनल नहीं था पर्सनली। और जो चैनल था, क्योंकि उससे पहले जो मेरे ऑडियो जितने भी थे, वीडियो वगैरह आए, वो जो थे वो आरडीसी को मैं देता था। अच्छा, आरडीसी एक म्यूजिक प्लेटफॉर्म है, एक म्यूजिक
एक यूट्यूब चैनल है, बड़ा यूट्यूब चैनल जोधपुर में। अच्छा। हमारे पीआरजी में सज्जन सिंह जी गहलोत काम करते हैं, तो उनका भी पीआरजी यूट्यूब चैनल है। और आरडीसी का जो चैनल है उससे राजस्थान के बहुत सारे चैनल चलते हैं, बहुत सारे सिंगर्स जो है उसके उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने सॉन्ग जो है वो रिलीज करते हैं ताकि उनको पॉपुलरिटी मिले। काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो मैं भी अपने शुरुआती गाने जो थे वो आरडीसी में सज्जन सिंह जी के थ्रू दिया करता था, पीआरजी के थ्रू। तो फिर दूसरे लोगों ने कहा कि आपका अपना चैनल बनाओ ना। तो मैंने कहा कि अब ये गाना तो ठीक है, चल जाएगा, बड़ा अच्छा ऑडियो है, पर मेरे पास में तो कोई जानकारी नहीं है कि इसमें शूटिंग कैसी होनी चाहिए, इस पर दिखाया क्या जाए। और वास्तव में आप इस गाने की लाइनें सुनेंगे तो अलग अलग चीज़ें दिमाग में आएगी कि इसमें वीडियो में क्या दिखाया जाए। सही है। ये कह कुछ और रहे होंगे, इनके भावनाएं कुछ और रही होगी, तो मैं समझ नहीं पा रहा था। तो किसी ने कहा कि चैनल भले ही आपका बड़ा नहीं हो, मुश्किल से 40-50 मेरे पास में सब्सक्राइबर थे, फिर भी हिम्मत करके हमने इसको शूट किया। और शूट करने के बाद में आपको बताया मैंने कि अगस्त में ये गाना मैंने रिकॉर्ड किया था, 7 अगस्त को। 15 अगस्त से पहले की तैयारी करवा रहा था, तो 7 अगस्त को ये गाना रिकॉर्ड किया। 2-3 दिन बाद में ऑडियो आ गया, लेकिन सितंबर में इसकी शूटिंग की और फिर भी ये गाना शूटिंग के बाद में भी पड़ा रहा। फिर भी मैंने परवाह नहीं की इस गाने को अपलोड करने की। तो जनवरी में फिर हमने बाकी बची कुछ जो 1-2 क्लिप रिकॉर्ड करने थे वो रिकॉर्ड किए। और उसके बाद में हमारे एडिटर है बड़े अच्छे जोधपुर के नामचीन भाई साहब जी, राव साहब, तो उनको मैंने दिया था। उन्होंने इस गाने को एडिट किया। एडिटिंग में भी सेम प्रॉब्लम कि सीन क्या दिखाया जाए, क्योंकि गाना देशभक्ति है और देशभक्ति में भी अलग अलग पंक्तियां जो है उनके वास्तव में बड़े गहरे भाव हैं, तो हम इसमें दिखाए क्या। तो ये प्रॉब्लम शुरुआत में आ ही रही थी। ये एडिटिंग वो हमेशा करते हैं, उनका काम है, लेकिन उनके सामने भी ये समस्या आई कि सीन कैसे दिखाएं आखिर हम। लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके उन्होंने कुछ भी इसमें क्लिप ऐड करके इसको फाइनल किया। और 1 जनवरी 2023 को मैंने ये अपने चैनल पे अपलोड कर दिया। फिर भी शुरुआती कोई रिएक्शंस अच्छे नहीं थे, आपको पता ही है, क्योंकि ये चला शुरुआत में ये चला ही नहीं था। और उसके बाद में जब अगस्त में देवासी महाकुंभ जब होने जा रहा था, तो मुझे लगा कि महाकुंभ के लिए ये गाना बनाना चाहिए। फिर मैंने बनाया, मैंने ही लिखा और मैंने उसको रिकॉर्ड किया, उसको शूट करके जैसे अपलोड किया, तो देवासी महाकुंभ वाला वो गाना अच्छा चला। बदला सॉन्ग तो पहले से जनवरी का रिकॉर्ड किया हुआ पड़ा था, लेकिन चला ही नहीं। बस मुश्किल से 1000 के समथिंग कुछ व्यूज आए थे इसमें। उस समय ये गाना चला नहीं था। और उसके बाद में देवासी महाकुंभ चला, तो फिर भी चला, तो 1000 से 5000 तक व्यूज आके रुक गए। अभी 2024 में डिस्ट्रीब्यूशन से, इंस्टाग्राम रील से ये गाना चला और फिर आपको पता है ये मिलियन तक पहुंच गया। जी, काफ़ी रील्स भी बने हैं इस पर। 2 लाख के करीबन रील्स बनी है इसमें इंस्टाग्राम पे। तो रविंदर सिंह भाटी ने भी, जैसे बड़े बड़े नेताओं ने भी इस पर रील्स बनाई है और काफ़ी हिट हुई है उनकी रील्स, और मिलियन में व्यूज बटोरे हैं लोगों ने। तो कभी आपके पास फ़ोन आया रविंदर सिंह भाटी का और कुछ उनके बारे में और आपके बारे में बातचीत हुई? बहुत सारे नेताओं का आया, रविंदर सिंह जी का खुद का नहीं आया। उनके जो सलाहकार वगैरह जो हैं, इन लोगों के फ़ोन आए थे मेरे पास में जी। और अगर वायरल करने का बोला जाए तो उन्हीं की वजह से ही वायरल हुआ, ये भी मैं कह सकता हूँ, क्योंकि उन्हीं की रील्स शुरुआत में इधर से लोकसभा का चुनाव आया, बिल्कुल, और वो चुनाव में लगे हुए थे। तो हाँ, उस टाइम पे, हाँ जी, उस टाइम पे काफ़ी वायरल होना शुरू हो गया था, काफ़ी रील्स बना रहे थे लोग, क्योंकि चुनाव का टाइम भी था। और उससे पहले आपका सॉन्ग आया होगा शायद, ऐसा कुछ है, और थोड़े दिन पहले ऐसा कुछ आया था या पहले आ चुका था? हाँ, ये तो 2023 में ही आ चुका था, जनवरी में ही। लेकिन कह रहा हूँ ना आपको कि देवासी महाकुंभ सॉन्ग की वजह से थोड़ा चल के 5000 व्यूज तक रुक गया। उसके बाद में ये रील्स की वजह से ही वायरल हुआ, यूट्यूब पर भी चला। अच्छा, तो राजू जी, आपने लाइव प्रोग्राम किए हैं, तो राजस्थान के बाहर भी आपने प्रोग्राम किए होंगे, तो आप बता सकते हैं कि राजस्थान के अलावा आपके प्रोग्राम कहाँ कहाँ पर बाहर हुए, जो अदर स्टेट में? अदर स्टेट में आसपास में राजस्थान से जो जुड़े हुए राज्य हैं, इनमें 1-2 में, वो भी गुरुदेव की वजह से ही मैं कर पाया। और
बाहर जी। के जैसे अपने प्रवासी लोग रहते हैं बेंगलोर में, कर्नाटक में, अ, चेन्नई में रहते जी। हैं, इधर महाराष्ट्र में रहते हैं, तो इन लोगों के काफ़ी फ़ोन आते हैं। लेकिन मैं कोशिश यही करता हूँ कि जैसे शिवरात्रि, कृष्ण जन्माष्टमी वगैरह ये कार्यक्रम के लिए फ़ोन करते हैं, तो मेरा प्रयास यही रहता है कि राजस्थान में हो तो ठीक है। तो बाहर मैं कम ही कर पाया हूँ, लगभग ना के बराबर समझ सकते हैं आप। तो आने जाने का खर्चा वगैरह उन्हीं लोगों का रहता है या फिर हाँ, वो खुद सब में सिस्टम वही वहन रहता है। करते हैं? कोई भी कलाकार जाता है तो वो टोटल वो खुद ही मैनेज करते हैं। अच्छा, अच्छा। तो आप आने जाने का वो जो ट्रेन का या फ्लाइट से भी गए हो तो देते होंगे हाँ, लोग? जो कुछ भी होता है वो टोटल उन्हीं में होता है, साउंड वगैरह भी उन्हीं में होता है, केवल कलाकार और उसकी म्यूजिशियन टीम। जी। अच्छा, अच्छा। तो आपकी कोई टीम है हाँ, जो गाने गाने बजाने वाले जो सिंगर के साथ में रहती है, ऐसा हाँ, कुछ है हाँ, आपके हम जो साथ? कार्यक्रम करते हैं ना उसमें तो हमारी पर्सनल टीम ही जाती है। अच्छा, तो कितने सिंगर है और कितने लोगों की टीम है पूरी? नॉर्मली जागरण वगैरह होता है, जैसे कि कोई घरेलू कार्यक्रम है तो उसमें 3 म्यूजिशियन प्लस 2 अच्छा, सिंगर होते हैं, और बाहर का होता है तो उसमें 2 सिंगर प्लस 4 म्यूजिशियंस होते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट बढ़ा दिया जाता है, जैसा कि हमारे जी। राजस्थान में पॉपुलर है ढोलक, कीबोर्ड, ऑटोपैड और तबला। अच्छा, तो लगभग सिंगर ये जी। इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। तो राजू जी, सुना है कि आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, काफ़ी सोशल मीडिया जो प्लेटफ़ॉर्म है उस पे जी। है, मगर व्हाट्सएप पर आप मौजूद नहीं है। आप टेलीग्राम वगैरह पे है और बाकी व्हाट्सएप पर नहीं है, तो व्हाट्सएप पर आप क्यों नहीं है? इसका कुछ कारण है? आप बता सकते हैं कि व्हाट्सएप क्यों नहीं चलाते आप? ये बात आपकी बिल्कुल सही है। और जैसे शुरुआत में किसी को पता चलता है, कोई मेरे फ़ोन नंबर वगैरह लेते हैं जी, तो वो व्हाट्सएप नंबर भी मांगते हैं। और जी, अगर कोई इंस्टाग्राम पे मैसेज करता है, वहां से भी कहता है आपके व्हाट्सएप नंबर दीजिए, तो मेरे फ़ोन नंबर तो वैसे दे रखे हैं। तो व्हाट्सएप नंबर के लिए बहुत सारे लोग जो होते जी, हैं वो पूछते हैं और मांगते भी हैं। तो मैं जब उनको शुरुआत में जी, मैं कहता हूँ कि मैं व्हाट्सएप चलाता नहीं हूँ, तो उनको ऐसा लगता है या तो ये जी, देना नहीं चाह रहा या और कोई कारण है हाँ, व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि वो स्वीकार ही नहीं करते इस बात को कि आप व्हाट्सएप नहीं चलाते। क्योंकि आज का ज़माने में कोई ऐसा है नहीं जी, जो एंड्रॉयड या एप्पल फ़ोन यूज़ करता हो और उसके बाद में व्हाट्सएप ना हो। लेकिन ये बात सही है, बिल्कुल, शुरुआत में 2014 में शायद मैंने व्हाट्सएप कुछ समय के लिए इंस्टॉल किया था, और वो भी जब अपना फ़ोन नहीं था, भाई साहब वगैरह के किसी की और में फ़ोन में किया था। अपने फ़ोन नंबर से मुश्किल से हफ्ते भर अच्छा, या 15 दिन चला पाया होगा। उसके बाद में मैंने दोबारा अपने फ़ोन में हुँ, इंस्टॉल ही नहीं किया, अपने नंबर से चलाया ही नहीं कभी। उस समय जो थे ऐसा व्हाट्सएप क्या हुआ व्हाट्सएप था? के फीचर्स जो थे ना, वो कुछ हाँ, ठीक नहीं थे और मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। जैसा कि और आज के मेरी टाइम पे? मान्यता है कि कोई भी चीज़ प्राइवेट ना हो, तो अपना जो फ़ोन होता है वो मेरा फ़ोन जैसे घर में कोई भी यूज़ करे, देखे करे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन व्हाट्सएप पे जी, शुरू-शुरू में बस ये ट्रेंड चल गया था, और फिर मनमाने जैसे फ़ोटोज़, वीडियोज़ वगैरह ये लोग भेजना करना, दोस्त लोग भेजना करना, ऐसा कुछ करते थे। तो हुँ, हुँ, फिर मुझे ऐसा लगा कि व्हाट्सएप तो नहीं चलाएं तो ये अच्छा है। एक तो समय खा रहा है, दूसरा ये प्रॉब्लम कि आपने सीन नहीं किया, सही, हमने मैसेज किया वगैरह वगैरह, जो क्योंकि फेसबुक इंस्टाग्राम तो था नहीं, ट्रेंड में नहीं था उतना। जी, फेसबुक थी तो बहुत कम लोग यूज किया हुँ, करते थे। बस व्हाट्सएप पे तो जी, अंधाधुंध लोग लगे हुए थे। तो हाँ, शुरू शुरू में बस सोशल मीडिया, कोई भी प्लेटफॉर्म यूज नहीं करना, ऐसी मेरी धारणा रही, ऐसी मेरा मन था ऐसा कि नहीं करें तो ठीक रहेगा। तो उसमें व्हाट्सएप जी, सामने आ गया, ये समझो आपकी। व्हाट्सएप फिर उसी समय से मैंने जी, चलाना बंद कर दिया, और उसके बाद में तो फीचर्स वगैरह सब कुछ अच्छे आ गए। पर मुझे लगा कि इसके बिना भी काम चल गया, आज तक कभी अटका नहीं मेरा। तो क्या दिक्कत है एक चीज को जी, यूज नहीं करें, उल्टा समय की बचत है। हाँ ठीक है, इसके नुकसान भी है नहीं चलाने के, तो फायदे भी है नहीं चलाने के। और कम से कम मैं तो जी, हूँ जो व्हाट्सएप नहीं चला रहा हूँ आज के ज़माने में। इसको एक त्याग भी जी, मान सकते हैं आप। जी। जी। तो राजू जी, आपके गुरु भी रहे होंगे सिंगर लाइन में, तो आपका गुरु का नाम बताइए, उनके जो घटना वगैरह आपके साथ में, आपका और उनका प्रेम
और आपका और उनका जो समय बिताया हुआ पल है उसके बारे में आप बताइए थोड़ा जी खुल जी के। जी। तो मैंने कहा कि शुरुआत में जुलाई में मैंने 2015 में वो ज्वाइन की म्यूजिक क्लास। कल्याण सिंह जी सांखला वहाँ के जी टीचर थे। उन्होंने मेरे को जी अ, संगीत में सा क्या होता है, मतलब शुरुआती जो स्टेप थे वो उन्होंने बताए। उसके बाद में बिल्कुल 7-8 महीने तक मैं वहाँ पर गाता रहा था। बड़े प्रसिद्ध एक महाराज जी हैं साध्वी प्रेम बाई शाह, और ये मेरे म्यूजिक क्लास में क्लासमेट थे उस समय। तो मैं जी वहीं पर सीख रहा था, वो भी बस उसी बेस्ते से। तो सीखने के बाद में गुरुजी कहा करते थे कि कभी कभार रियाज कर लिया करो आप। तो उस वजह से मैंने हारमोनियम भी खरीद लिया। लेकिन घर वालों का तो पता है आपको कि ये बैठ ही नहीं पाएगा, तो मैं हारमोनियम खरीद करके वहाँ से अपने किसी दोस्त के वहाँ पर मैंने रख जी दिया कि घर वालों को पता नहीं चले। अपने दोस्त के वहाँ पर मैंने हारमोनियम रखा था और वहाँ मैं प्रैक्टिस के लिए जाया करता था। तो उसके बाद में मेरे जो सहपाठी थे उन्होंने लक्ष्मी नारायण जी बमरिया से मेरी मुलाकात करवाई। वो बड़े अच्छे संगीतज्ञ हैं, उनका परिवार में बैकग्राउंड भी संगीत से उस पृष्ठभूमि से वो लोग हैं। तो उन्होंने उनका अगर महत्वपूर्ण भूमिका संगीत पर मेरे को बनाने के लिए रही है तो वो आदरणीय गुरुदेव लक्ष्मी नारायण जी बमरिया साहब की रही है। एक एक चीज को पास में बिठा करके मेरे को कोई समय नहीं, वैसे क्लास का एक समय होता है आने जाने का, उन्होंने मुझे इस भाव से बनाया कि इस बच्चे को तैयार करना है। और उसके बाद में ये देखो जब भी मैं चला गया, कोई फिक्स टाइम नहीं, घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे भी बीत गए तो कोई बात नहीं। स्वर क्या होता है, ताल क्या है, संगीत असल में क्या चीज है, ये सब कुछ उन्होंने मेरे को बिठा करके एक माटी के घड़े की तरह मेरे को बनाया। तो आपके जीवन में संघर्ष भी आया होगा, ऐसा कुछ और पल है? हाँ बस वही है। उसके बाद में मैं बता रहा हूँ आपको कि जैसे मैं 11th-12th में पढ़ रहा था तो पढ़ाई के साथ साथ में घर के पास में एक लकड़ी की फैक्ट्री थी, तो मैं वहाँ पर भी काम करता था। तो वहाँ काम के साथ में मैं पढ़ाई कर रहा था। और जब पढ़ाई चल रही थी फ्री टाइम में उधर काम के लिए चला जाता था और काम से कुछ पैसे मिलते थे, उसमें से घर वालों को दे देता था और बाकी बचे हुए पैसे बचा करके संगीत की फीस, संगीत में जैसे मैंने हारमोनियम खरीदा तो वो सारे पैसे मैंने वहीं से कमा करके पैसे से मैंने खरीदा। और उसके बाद में मैं बता ही रहा हूँ कि परिवार का तो संगीत के विषय में कोई सपोर्ट नहीं था। और उसके बाद में मैंने वहाँ से हारमोनियम अपने दोस्त के वहाँ से लेकर के, जिस फैक्ट्री में मैं दिन को काम करता था उसमें रात को रियाज करता था, रात को प्रैक्टिस करता था। रात को प्रैक्टिस करके रात को ही उस हारमोनियम को फिर छिपा देता था, क्योंकि उसमें और कोई नहीं रहता था। वो लोग तो चले जाते थे, चाबी मेरे पास ही रहा करती थी। तो मैं घर भी पास में ही था, तो घर से जाकर खाना वाना खा करके मैं उनको बोलता था कि मैं काम पे जा रहा हूँ, नाइट में भी काम करूँगा। तो वो घर वाले कुछ नहीं बोलते थे और मैं नाइट में जाकर के वहाँ से हारमोनियम पे रियाज करता था। जो दिन में सीखा है, गुरुजी ने जो कुछ सिखाया है मॉर्निंग टाइम में, वो वहाँ पर रात को प्रैक्टिस करता था। तो वो जो समय था वो काफ़ी स्ट्रगल वाला था। साइकिल से जाता था मैं 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर सीखने के लिए, और फिर वहाँ से जाकर के रात को प्रैक्टिस करना, सुबह फिर सीखने के लिए जाना, वापस आना, फिर काम पर जाना, और वो ये ऐसा क्रम चलता रहता। कई लोगों का रिएक्शन भी ऐसा कुछ आता है, जैसे कोई काम शुरू करते हैं नया नया, तो ये क्या कर रहा है, पागल हो गया है, क्या करेगा इससे, क्या होगा इससे, ऐसा कुछ लोगों का आपके प्रति था? जैसा कि आप जानते हैं कि सामाजिक पृष्ठभूमि में संगीत नहीं होना, बिल्कुल, ये बड़ी दुखद बात थी। अब इस फील्ड में मेहनत कर रहे हैं तो एक तरफ तो ये है कि संगीत के साथ में भी ज़्यादा तैयारी करना, क्योंकि बिल्कुल पृष्ठभूमि नहीं है तो हम बिल्कुल नहीं जानते, इसका मतलब हम जीरो हैं। जीरो है तो शुरू से स्वर को समझना, ताल को समझना, लय को समझना, बार बार प्रैक्टिस करना और करते ही रह जाना, और लंबे समय तक करने के बाद में भी कोई खास सुधार नहीं आना। एक तो ये मायूसी भरा था, और दूसरी तरफ परिवार का सपोर्ट नहीं। और जैसे उसके बाद में कि गुरुदेव का सानिध्य मिला मुझे, राम प्रकाश जी महाराज का गुरुदेव का सानिध्य मिलने के बाद में मैं सत्संग वगैरह में मुझे साथ ले जाया करते थे। तो
परिवार वालों में तो थोड़ा नॉर्मल हो गई वो बात, कोई दिक्कत नहीं अब, क्योंकि गुरुजी के साथ में जुड़ा हुआ है। तो शुरुआत में जब बच्चा 12th करने के बाद में अगर कुछ जी करने का मन में रखता है भाव, तो घर वाले सोचते हैं कि कम से कम कुछ भी करे या ना करे, लेकिन कुसंगति में नहीं जाए, सही है। इसकी संगति खराब नहीं हो जानी चाहिए। तो फिर उनको पता चल गया कि गुरुदेव के साथ में जा रहा है, भजनों में जा रहा है, और गुरुदेव ने कहा कि ऐसा कुछ जी। नहीं है, इसको करने दीजिए जो ये करना चाह रहा है, जी ये ठीक ही है। तो घर वाले तो मान गए, लेकिन फिर समाज में जैसे कि गुरुदेव के माध्यम से वीडियोस वगैरह जाने लगे, और भाई साहब फिर तो समाज के रिएक्शन जी, जो जी। थे वो वैसे थे जैसा आप बता रहे हैं कि ये तो सन्यासी हो जाएगा, साधु संतों के साथ में जाता है, और गृहस्थी जीवन में फिर नहीं रह पाएगा, फिर क्या होगा। हाँ, ये बाबा वगैरह बन वगैरह, जैसा आप बाबा समझ बन ही जाए, रहे। संत बन जाए, पता इन क्या भावनाओं को। इसका पूरा माइंड ही चेंज हो जाए, क्या हो जाए, ऐसा कुछ। हाँ हाँ हाँ, फिर हाँ, फिर घर का क्या और होगा, खर्चा परिवार कैसे का चलता क्या होगा, इससे क्या होता होगा, ऐसा कुछ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी तरफ जी। जैसे सीखा ही हूँ 2018 में, जी तो 19 में अब शादी की बात हो गई, तो बिल्कुल फिर ज्यादा ही ऐसा माहौल बन गया। होता है ऐसा। तो ये बड़ा तो आगे का क्या प्लान है आपका, जो सिंगर लाइन में आगे जाकर के क्या करना चाहेंगे, कुछ बड़ा आप बता सकते हैं, ऐसा हिंट दे सकते हैं आप? जैसे बिल्कुल संघर्ष अभी भी जारी है, और दिशा आगे की कैसी होगी ये सब भविष्य के गर्भ में है, लेकिन फिर भी अपना जो जी। प्लान है, अपना जो विचार है, वो ये है कि कुछ करके गुजरना है। क्योंकि अगर मतलब जो जी आग थी ना बचपन से कुछ करने की, कुछ जी। करके गुजरना है। और एक अगर आप इस बात को समझना चाहे तो संगीत में जी। राजस्थान में जो गिने चुने कलाकार हैं, तो विचार है कि उन लोगों की लिस्ट में वहां तक उन मंचों तक मैं भी कुछ कर पाऊं राजस्थानी संगीत के लिए, मैं कुछ दे पाऊं राजस्थानी संगीत परंपरा को। जी। ये विचार है। तो राजू जी, मेरे मन में भी ये सवाल आता है, मैंने भी खुद देखा है, जैसे जागरण भजन संध्या ये होती है तो उस टाइम पे गुड़ रखा हुआ होता है, तो उसका मतलब क्या होता है? कई लोग जो सिंगर है वो गुड़ खाते हैं, ऐसा कुछ। हाँ, कलाकार के गले के लिए, ताकि खराश नहीं आए, लगातार गाएगा ना। हाँ हाँ बिल्कुल। तो गुड़ है, चने हैं, बिल्कुल। अदरक है, या जी ये कुछ ऐसे हैं जो गले को सपोर्ट करते हैं। अच्छा ठीक उल्टा वैसा भी है कि कुछ खट्टी चीजें वगैरह जो होती है वो गले के लिए नुकसानदायक होती है, जी। तो ऐसी तो ये सपोर्टेबल। हाँ, ऐसी चीज़ें इसलिए खाना भी। स्टार्ट करना चाहिए जो सिंगर है उसको। हाँ, वैसे पर्टिकुलर जरूरी नहीं है, जी बट ज़्यादा दबाव है, लगातार गाते ही जा रहे हैं, तो गले के विश्राम के लिए, गले को थोड़ा आराम मिल जाए, इसलिए ये चीज़ें। जी। तो राजू जी, ऐसा कुछ ऐसा भी होता है कि भगवान की देन भी होती है कि जो कोई बच्चा शुरू से ही पैदा होता है तो उसकी आवाज़ में मिठास होती है, वो गाना जो भी गाए उसका आवाज़ ही अंदर से ऐसी फील आती है कि ये आगे जा कर के सिंगर बनेगा। तो ऐसा कोई फ़र्क नज़र आता है आपको भी कि इसको आवाज़ भगवान ने ऐसी दी है, मुझे आवाज़ ऐसी दी है, तो ऐसा कुछ आप बता सकते हैं? हाँ, इसमें दो सवाल है। एक तो कि नेचुरल आवाज़ जो हो जी वो ऐसी हो कि संगीत के लिए ये बच्चा कुछ कर पाए, या वैसे आवाज़ वैसे बच्चे की तो क्या है कि उम्र के साथ में अगर लड़का है तो उसकी बदलती भी जी है। बचपन से तो लड़के लड़की की एक जैसी आवाज़ रहती है, जी फिर धीरे धीरे लड़के की जैसे 12, 15, 18 वर्ष में धीरे धीरे आवाज़ बदल जाती है। जी ये तो हुआ आवाज़ का सवाल। दूसरी बात, बच्चे में जुनून, और बच्चा लग रहा है बचपन से कि ये संगीत में कुछ करना चाहता है। जी इसमें हमारी आध्यात्मिक संस्कृति जैसे कहती है कि पूर्व जन्म के भी संस्कार हो सकते हैं। जी हो सकता है ये कोई बड़ा महान संगीतकार पूर्व जन्म में रहा हो, जी या संगीत से इसका कोई लगाव हो, तो इस जन्म में फिर वो अपनी उस प्रियतम को ढूंढेगा। जी।
तो कई लोग सिंगर की दिनचर्या के बारे में भी जानना चाहते हैं। कई लोग सर्च भी करते होंगे, तो सिंगर क्या करता है सुबह से लेकर के जो शाम तक, तो उसकी क्या दिनचर्या होनी चाहिए? तो आप बता सकते हैं आपकी क्या दिनचर्या है जो सुबह से लेकर और शाम तक की? सुबह से शाम तक दिन में तो वैसे सिंगर्स के लिए कुछ काम वगैरह, कोई घरेलू काम की वजह से व्यस्तता रहे हो पाए या वगैरह, वो एक बात अलग है। जी अब कार्यक्रम हो तो उसको नाइट में गाना पड़ता है जी और नाइट में गाते गाते स्वभाव ही ऐसा हो जाता है कि उसको अब रात को नींद नहीं आती, दिन को आने लग जाती जी है, क्योंकि रात को गाना दिन को सोना। जी और कहा जाता है कि अगर ये तो अपने जागरण वाले फील्ड की बात है, जी अगर गायक है तो उसको सुबह जल्दी उठ करके ब्रह्म मुहूर्त जिसे कहा जाता है 5 बजे 4 बजे जब भी उठ पाए, जी संगीत की साधना उस समय करनी चाहिए। जी संगीत में रियाज गाने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसा हमारे पूर्वज जो सिंगर है वो कहते हैं जी कि गाए कम, भले ही आप कार्यक्रम में कम गाओ, लेकिन रियाज उससे भी ज़्यादा करो। जी और मैंने रियाज बिल्कुल, अगर आप आंकलन करें टोटल जी कि गाना आप जागरण में ज़्यादा गाया है तो वो आपको पता 4-6 घंटे का लगभग वो रात्रिकालीन में गाने का हमारा होता है जी 10 बजे से 4 बजे तक। जी फिर भी अगर जोड़ा जाए तो रियाज का टाइम मेरा ज़्यादा निकलेगा और गाने का कम निकलेगा। जी तो प्रैक्टिस मेन चीज़ है, और प्रैक्टिस के बाद में इनकी दिनचर्या शुरू होती है तो उल्टी तकलीफें होती है। रात भर में गाना और दिन में तो प्रैक्टिस नहीं कर पाता दिन में, क्योंकि घर के कोई ना कोई कामकाज में उसे फंसा रहना ही पड़ता है, कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। फिर उसमें से दिन भर में से मुश्किल से 1-2 घंटे निकाल करके रात को जो नींद नहीं हुई पूरी, उस नींद को पूरी करने के लिए भी निकालना पड़ता है, और उसके बाद में रात को फिर, और जैसे कि हम गा रहे हैं तो ज़्यादातर मिलने जुलने वाले लोगों के फ़ोन आते रहते हैं। अब कार्यक्रम अपने कार्यक्रम है तो वो ठीक है, नहीं तो भाई साहब थोड़ा आ जाइए ना, हमारे यहाँ पर जागरण है, 2 भजन गा करके चले जाइए। फिर भी उसका तो वो समय तो खराब हो ही गया, क्योंकि जागरण में गए तो जाते ही नंबर आना नहीं है जी। थोड़ी देर बैठे रहना है, सुनना है, फिर आपके से पहले कौन आए हुए हैं या जिनके वो कार्यक्रम लिया हुआ है वो भी गाएंगे, और उसके बाद में जब तक नंबर आता है, जब तक गा करके 2 भजन ही गाए चाहे, लेकिन गा करके फिर वापस आए तब तक कम से कम 2 बज जाती है जी, और रात तो फिर खराब हो गई जी। तो लगभग ऐसी होता है, कलाकारों के साथ में चलता रहता है। तो स्वास्थ्य के ऊपर भी प्रभाव पड़ता होगा कि जैसे महीने में 30 प्रोग्राम या 20-25 प्रोग्राम कर लिए तो वो दिन में तो सोएगा, और कभी कभी ऐसा टाइम भी आता है कि दिन में सोना भी नहीं होता है, क्योंकि उसका टाइम ऐसे ही निकल जाता है, तो वो सोए किस टाइम, तो स्वास्थ्य के ऊपर भी प्रभाव पड़ते होंगे, तो ऐसा कुछ आप बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा तकलीफ भरा होता है, विशेषकर तो गले के लिए जी। दूसरा नींद जी। गले के लिए जैसे कि रात भर में 4-6 घंटे गाए हो तो गाने के बाद में, मैं अपना बता रहा हूँ जी, अगर सर्दियों का मौसम है तो गले की हालत ऐसी हो जाती है कि घर आकर के सोए तो नींद भी नहीं आती जी। सांस के भी, जैसे सांस लेते हैं तो सांस के साथ में जो हवा का आना जाना होता है ना जी, तो रात भर से गाए हैं तो गला पहले से दुख रहा है, और ऊपर से सांस ले रहे हैं तो सांस के आने जाने के साथ में भी गला दर्द कर रहा है, तो उस दर्द की वजह से भी नींद नहीं आ रही जी जी। ऐसी परेशानियां होती है जी। और तो 4-5 घंटे तक उसके बाद में, तो राजू जी 4-5 घंटे तक लगातार गाते रहते हैं सिंगर, फिर भी उनका गला वैसा का वैसा रहता है, ऐसा कोई प्रैक्टिस है उनके अंदर, या कुछ खाते पीते हैं या कुछ चीज़ों को अवॉइड भी करते हैं, ऐसा कुछ? हाँ, तो चीज़ें कुछ छोड़नी पड़ती है जी, जैसे खटाई वाली जो चीज़ें हैं, जैसे दही है, अचार है जी। हालांकि अगर आप किसी और सिंगर्स के बारे में, और मैं तो हूँ क्या बिल्कुल जीरो हूँ, जिन लोगों ने जीवन बिताया है या जो बड़े नाम चिन्ह रहे हैं, नहीं आप भी आगे जाकर के बहुत बड़े सिंगर बनने वाले हैं। शुक्रिया आपकी शुभकामनाओं के लिए।
जी पर अगर उनको सुनेंगे तो लता जी मंगेशकर ने जी उन्होंने कहा है जी कि परहेज कोई जरूरी नहीं है, मैं तो सब कुछ खा लेती थी और फिर भी भगवान की देन है कि ये गला वैसा का वैसा ही रहा था। जी लेकिन मुझे तकलीफ होती है जब कुछ खट्टी चीज़ें खाने से, कभी कभार ठंडा पानी पीने से, फ्रिज की चीज़ें तो बिल्कुल खा नहीं सकते। जी हाँ, और गाने के तुरंत बाद में तो बिल्कुल नहीं। जैसे कि अब जागरण में ही गा रहे हैं मान लो आप, तो गाते गाते रात के 2 बज गए और उसके बाद में ठंडा पानी पी लिया तो फिर समझ लो आपकी हो गया काम। जी गई मेरे लिए तो 10 दिन की 15 दिन की गई, जी वापिस वो हालत नहीं बन पाती। जी। तो राजू जी कोई प्रोग्राम करवाना चाहे और आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो आपको कैसे बुलाए, कैसे संपर्क करें आपसे? आप कॉल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं जी और संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद में रही बात फीस की, तो फीस में तो ऐसा है कि एक तो डेट के ऊपर डिपेंड रहता है। कई ऐसी डेट है जो लगभग बुक रहती है। जी तिथि के ऊपर जैसे कहना चाहे हम, जैसे बाबा रामदेव जी की बीज हो गई। जी भादवे में तो बहुत सारे चैत्र महीने में, भादवे में, ये जो बड़े महीने हैं इनमें तो लगभग बुकिंग रहती ही है। और दूसरी बात दूरी के ऊपर डिपेंड पड़ता है कि अब यहाँ से कितना दूर जाना है, जी तो वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही फीस डिसाइड होती है। जी। तो राजू जी आपका गाना जो हिट हुआ था, काफ़ी सुपर हिट हुआ था, उस पे काफ़ी रील्स वगैरह भी बनी थी, मिलियन में व्यूज़ आए थे उस गाने पर। तो वो बदला लेकर जो सॉन्ग है उसके प्रति लोगों का काफ़ी रिएक्शन भी रहा था अलग अलग। तो काफ़ी लोगों के फ़ोन भी आए होंगे, ऐसा कुछ सुनने को मिल रहा है कि राजू जी को फ़ोन आए हैं और राजू जी को परेशान किया गया। तो ऐसा कुछ आप बताइए, अगर किया हो, आपके साथ हुआ हो ऐसा। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। उसका जी कारण ये था कि जी श्री क्षत्रिय युवक संघ जो संस्थान है जी उसके अपने नियम है कि उनकी जो जनकार पुस्तक के जो गीत है जी उनका बाजारीकरण ना हो। जैसे मार्केट में वो गाने गाएं और हम सोचें यूट्यूब से पैसे कमा लेवें, और या फिर जी रील्स वगैरह में वो गाने चल जाए, जैसा कि मेरे गाने का उपयोग हुआ ही है। तो जी उनका मानना ये है और उनका कहना सही भी है कि इस गाने का दुरुपयोग हुआ है। गाने की भावनाएं कुछ और है, अपन बुलेट लेकर के स्टंट कर रहे हैं, गाड़ियां चला रहे हैं, गाड़ियां तोड़ा रहे हैं। तो उनका कहने का मतलब ये था कि भावनाएं ये नहीं होनी चाहिए। उस गाने की भावनाएं कुछ और है, उस गाने का तात्पर्य कुछ और है, और यहाँ उसका दुरुपयोग हो रहा है। तो राकेश जी उनका कहना भी ठीक था। जी उस हिसाब से तो मैं संघ का दोषी था, क्योंकि मैंने ये गाना रिकॉर्ड कर दिया और मेरे प्लेटफॉर्म पे इसको अपलोड कर दिया। तो वो उनके रूल्स जो थे उसका तो उल्लंघन हो ही रहा था। लेकिन मैंने विनम्रतापूर्वक उनसे आग्रह किया कि आप मुझे माफ़ करें, आगे से मैं कोई आपका गाना बिना अनुमति के, बिना किसी परमिशन के मैं अपलोड नहीं करूँगा, जी नहीं गाऊँगा। तो इस वजह से उन लोगों के बार बार फ़ोन आ रहे थे। तो संघ के जो गणमान्य लोग थे उनसे मैंने बातचीत की, तो सॉल्यूशन निकला। और फिर संघ के कार्यकर्ता वगैरह जिन लोगों को जानकारी में नहीं था कि मैं बात कर चुका हूं, तो उन लोगों ने काफ़ी फ़ोन करके मेरे को परेशान किया। जी। तो राजू जी आपने टोटल कितने गाने निकाल दिए होंगे, आप बताइए। हाँ, टोटल वैसे क्या है कि ज़्यादा फोकस जागरण पे होता है, क्योंकि अभी तक लाइव प्रोग्राम वगैरह पे अभी भी बदला वायरल हो गया है, लेकिन उसके बाद में भी ध्यान इस तरफ इतना वो मतलब है नहीं। तो 3-4 मोटिवेशनल सॉन्ग और 7-8 भजन, समथिंग 12 से 15 ऐसे गाने रिकॉर्ड कर चुका हूँ। जी। तो राजू जी आपका गाना जो आने वाला है, नया गाना, नया सॉन्ग, वो कौन सा है और कौन कौन से गाने आने वाले हैं, आप बताइए। एल्बम आ रहा है तो अकेला ही चल, मोटिवेशनल सॉन्ग है जो जी मुझे लग रहा है कि ये जो कहानी मैंने अपनी कहानी लिखी है,
अगर कोई सुनना चाहे तो संघर्ष करने वाले हर एक जी। विद्यार्थी को, हर एक व्यक्ति को वो अपनी ही कहानी लगेगी। तो राजू जी, आपका जो सॉन्ग आते हैं, आपके गाने आपके जो आते हैं, ज़्यादातर भजन, भक्ति, मोटिवेशनल, देशभक्ति, ऐसे कुछ भजन आते रहते हैं। तो कई लोगों का आपके प्रति भी ऐसा रहता है कि ये भजन और भक्ति सॉन्ग, देशभक्ति सॉन्ग यही गाएंगे, या फिर आपका कुछ भी विचार है कि राजस्थानी सॉन्ग में जाने का? तो आप बताइए। हाँ, राजस्थानी जो लोकगीत है उनकी ओर थोड़ा इंटरेस्ट हल्का सा कम है, लेकिन हमारे मारवाड़ में गोडवाड़ एक इलाका पड़ता है, जालोर, सांचौर, बाड़मेर। तो इस इलाके में जो भजन गाने की जो शैली है, और वो गीतों को भी वैसे ही गाते हैं, तो इसे शैली मुझे बड़ी पसंद है। हालांकि ये मेरी आवाज़ में सेट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, लेकिन मुझे बड़े पसंद आते हैं उस तरफ के वो जो गीत गाते हैं। तो मेरा विचार है कि ऐसे कुछ भजन या गीत मैं हो सकता है कुछ समय में लेकर आऊँ। तो आपका आने वाले टाइम पर राजस्थानी सॉन्ग भी मिलने को मिलेंगे, आपके जो सॉन्ग देखने को मिल सकते हैं, दर्शकों को सुनने को मिल सकते हैं, आपकी मधुर आवाज़ राजस्थानी सॉन्ग की तरफ भी जा सकती है। ऐसा कुछ आइडिया है आपका? आप विचार कर रहे हैं, हालांकि विचार ही कर रहे हैं, हालांकि ये तय नहीं किया है कि अब मेरे को राजस्थानी सॉन्ग ही करना है, भजन नहीं करना। जी हाँ, बाकी देशभक्ति और भजन ये तो बिल्कुल जी। तो राजू जी, आपके गाने काफ़ी हिट हुए हैं। आपका जो गाना बदला लेकर रहूँगा वो काफ़ी मुझे पसंद है, और मैं उस गाने को कई बार सुन चुका हूँ और काफ़ी अच्छा लगता है। जब बार बार सुनता हूँ उसमें आपकी जो स्टाइल है बोलने की, आपकी लय, आपका जो पूरा जो बॉडी लैंग्वेज है, गाने को जो रिएक्शन देते हैं आप, जो हाथों का इशारा करते हैं, वो मुझे काफ़ी पसंद आता है। काफ़ी बहुत ही अच्छा मोटिवेट करता है मुझे, और काफ़ी मेरे को मतलब सुन कर के अच्छा अनुभव होता है, और काफ़ी लोगों को भी, दूसरों को भी होता होगा। तो मैं अभी आपके गाने सुनना भी चाह रहा हूँ कि आप एक दो गाने मुझे सुनाए, तो मेरे ज़रिए, मेरे इस चैनल के ज़रिए कई लोग भी थोड़े बहुत आपके जो आवाज़ है, मधुर आवाज़, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे कि इनकी कितनी मधुर आवाज़ है, और वो भी सुनने के लिए बेताब है। तो थोड़ा सा आप 2-4 लाइनों के साथ में ऐसे कुछ आप 2-3 सॉन्ग सुना सकते हैं अपने दर्शकों को। जी, मैं प्रयास करता हूँ। तो शुरुआत क्या, पहले कौन सा, किस गाने की डिमांड है? किसी भजन या फिर तो बदला? पहले आप भजन गाना स्टार्ट करिए। ठीक है, तो मैं अपने मारवाड़ का कोई ऐसा जो मुझे बड़ा प्रिय भजन, मारवाड़ी भजन गाइए आप। जिसको मैंने रिकॉर्ड भी किया है और आज भी मैं गाना पसंद करता हूँ। अरे भाई हे गूंथ ल्याई मालन से बना अपनी सतगुरा ताई, गूंथ ल्याई मालन से बना अपनी सतगुरा ताई, गूंथ ल्याई मालन सेवरा। सरवर पानी में एक इचरज देखा, सरवर पानी में एक इचरज देखा, एक कमल दोई पाखिया, जा मेरा भंवर लुभाया,
गोथल्याई मालन सेवरा। मज़ा आ गया, काफ़ी सुन के काफ़ी अच्छा लगा और दर्शकों को भी अच्छा लगा हो तो कमेंट करके आप बताइए कि आपको कैसा लगा ये भजन। और अब देशभक्ति गाना कोई बदला लेकर के अलावा कोई सॉन्ग हो तो आप सुनाइए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये गीत है जी जिसको मैं कभी कभार दोहराता रहता हूँ, मुझे पसंदीदा गीत है तो सुनाता हूँ। हम धन्य हैं इस जग जननी की सेवा का अवसर है पाया, इसकी माटी वायु जल से दुर्लभ जीवन है विकसाया। यह पुष्प इसी के चरणों में, यह पुष्प इसी के चरणों में माँ प्राणों से भी प्यारी है, मनमस्त फकीरी धारी है। अब ये कही धुन जय जय भारत, 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 जय जय भारत। मस्त फकीरी धारी है, अब एक ही धुन जय जय भारत। तो राजू जी काफ़ी अच्छा लगा इस गाने को भी सुन करके। और राजू जी आपका जो पसंदीदा गाना कौन सा है आप बताइए। मेरा पसंदीदा सॉन्ग है शंकर भगवान का आदि योगी, जो कैलाश खेर जी ने गाया। अच्छा, तो आपका जो पसंदीदा गाना है वही सुनाइए, तो उसको सुनेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। दूर उस आकाश की गहराइयों में एक नदी से बह रहे हैं आदि योगी, शून्य सन्नाटे टपकते जा रहे हैं, मौन से सब कह रहे हैं आदि योगी। योग के स्पर्श से अब योग मैं करना है तन मन, सांस शाश्वत शरण शरण प्राण गुंजन घन। तेरे मुझ में आदि योगी, तेरे मुझ में आदि योग धारा छलक छन छन, उतरे मुझ में आदि योगी। बीच दो अस्तित्व मेरा और कर दो चूरा चूरा, पूर्ण होने दो मुझे और होने दो अब पूरा पूरा। भस्म वाली रस्म कर दो आदि योगी, योग उत्सव रंग भर दो आदि योगी। बज उठे मनु सितारी झनन 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 झनन, शाश्वत सनन सनन प्राण गुंजन घन। उतरे मुझ में आदि योगी, उतरे मुझ में आदि योगी। ये शंकर भगवान का गीत था जो मुझे बहुत पसंद है। काफ़ी अच्छा लगा ये गाना, ये भजन सुनकर कर भी। और अब काफ़ी फरमाइश भी है, काफ़ी लोग सुनना भी चाहते हैं। जो बदला लेकर सॉन्ग है वो गाया है, काफ़ी हिट भी हुआ है, मिलियन में व्यूज आए हैं, काफ़ी लोगों ने रील्स भी बनाई है, तो आप वो गाना सुनाइए। जी बिल्कुल। जी। शास्त्रीय संगीत में एक राग है, राग मालकौंस, उस राग पर आधारित ये धुन है। और ये राग भी
बड़ी प्रिय राग है मुझे। कभी कभार अगर गाने का मन हो तो अकेले में अपनी धुन में इसी राग के बने हुए गाने गाता हूँ। भय मुझको नहीं है अवसान का, बदला लेकर ही रहूंगा अपमान का। जब तक मेघ ना बरसेंगे, चातक पानी ना पिएंगे, जल कितना भरा हो दरिया में। सब कुछ छीन लिया जालिम ने, लगा है बातों में फुसलाने। बस बढ़ता ही जाता है दिल के घाव, करता जाता हूँ उपाय कैसे भूलूंगा अन्याय। सिर तोड़ के रहूंगा झूठे मान का, बदला लेकर ही रहूंगा अपमान का। मन में जलती है चिताएं, उड़ती देख पताकाएं। किसी युग परिवर्तन पर नाज है, हटकर बढ़ने की तैयारी, बाजी जीतने को हारी। मेरे गिरने में भी तो कोई राज है, अपने भाग्य को बदलूंगा, प्रण की आग में जलूंगा। वक्त सामने खड़ा है बलिदान का, बदला लेकर ही रहूंगा अपमान का। जिनके घाव लगे नावासी, फिर भी खड़ग रही थी प्यासी। सूल चुभती मेरे हार के इतिहास की, जो था देश का रखवाला, मिला उसको देश निकाला। याद आती है महान दुर्गा दास की, दिल में तूफान रहते जिनके, प्रण पे प्राण देते उनके। खून होता ही आया है अरमान का, बदला लेकर ही रहूंगा अपमान का। वैसे इस गाने का इसी अंतरे से गाना वायरल हुआ है, जबकि मेरा मानस था कि इसमें से पूरा गाने के 5 अंतरे, 5 अंतरों में से सबसे बेस्ट अंतरा जो मुझे पसंद है वो चलना चाहिए, और वो कभी सामने नहीं आया, जो अब सुना रहा हूं मैं आपको। जिनके घाव लगे नवासी, फिर भी खड़ग रही थी प्यासी। सूल चुभती मेरे हार के इतिहास की, जो था देश का रखवाला, मिला उसको देश निकाला। याद आती है महान दुर्गा दास की, दिल में तूफान रहते जिनके, प्रण पे प्राण देते उनके। खून होता ही आया है अरमान का, बदला लेकर ही रहूंगा अपमान का। चढ़ी है मौत की बारात, किसको देखने है हाथ, मेरी तीनों लोकों में भी पहचान है। मैं तो मारा ना मरूंगा, किसी के काटे ना कटूंगा। मुझको मिल चुका माँ शक्ति का वरदान है। खून पी के मरूंगा, कुछ तो करके ही गुजरूंगा। झंडा झुकने नहीं दूंगा सम्मान का, बदला लेकर ही रहूंगा अपमान का। तो राजू जी, आप हमारे YouTube चैनल पर आए और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने टाइम निकाल कर हमारे इस YouTube चैनल पर आपका अपना टाइम कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजू जी, आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? जो सिंगर बनना चाहे कोई लड़का, तो वो क्या करे, उसको क्या करना चाहिए, कैसे वो इस फील्ड में जा सकता है, तो आप उस लड़के को आप मोटिवेट कर सकते हैं। जी जी। तो आप बताइए थोड़ा सा उनके बारे में।
अब जैसा कि अगर सिंगिंग लाइन में किसी का इंटरेस्ट है और बड़ा जबरदस्त इंटरेस्ट होना जरूरी है, क्योंकि जितनी गहरी आग होगी, जितनी ज्वाला भभकेगी, उतना ही कुछ वो जीवन में कर पाएगा। नहीं तो उसको सामने आने वाली समस्याएं जो होगी वो गिरा देगी। और असफलता जो है वो एक सफल होने का ही मार्ग है, रास्ता है। अगर असफल नहीं होगा तो सफल भी नहीं होगा। तो कहा जाता है कि सफलता में 99% असफलता शामिल होती है। तो बहुत जगह ठोकरें खाने के बाद में ही, बहुत जगह पर असफल होने के बाद में सामने आने वाली विपरीत परिस्थितियों से लड़ते आखिर तक मैदान में बने रहना और लड़ते जाना और कुछ करते जाना और अपने जुनून के साथ में, अपने आप के साथ में जीना कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, करके ही गुजरूंगा जी। तो वो व्यक्ति जरूर जीवन में सफल होगा। ऐसा जैसा कि मैं पढ़ना मेरा शौक है, तो मैं ऐसी पुस्तकें वगैरह पढ़ता हूँ, तो उन सबसे और अच्छी शख्सियतों से मुझे ये सीखने को मिला है, जो कि मैं नए सीखने वाले अगर कोई विद्यार्थी हैं तो मैं उनको बताना चाहूँगा। तो राजू जी, आपके काफ़ी सॉन्ग मैंने सुने हैं, अभी आपने सुनाए भी इस इंटरव्यू में, इस वीडियो में, पॉडकास्ट में आपने हमारे दर्शकों को भी सुनाने को दिए, उनको भी काफ़ी अच्छा लगा है और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। और आप देश और समाज का नाम रोशन कर रहे हैं, अपने देवासी समाज का नाम आगे बढ़ा रहे हैं कि ऐसा सिंगर है राजू देवासी जो काफ़ी आज के टाइम पर पॉपुलर हो चुका है, जिसके मोदी, योगी और रविंद्र भाटी जैसे बड़े बड़े नेताओं ने रील्स भी बनाई है, अपने गानों में, रील्स में आपके सॉन्ग को लगाया है। तो काफ़ी ये अच्छे गौरव की बात है कि ऐसे सिंगर अपने समाज में है, देवासी समाज का नाम रोशन कर रहे हैं। तो आपको एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप अच्छे मुकाम पर जाएंगे, हमारी यही शुभकामनाएं हैं राजू जी आपको, और आप एक दिन अच्छा मुकाम पाएंगे और आप काफ़ी बड़े सिंगर कहलाएंगे। एक दिन आपका नाम पूरी दुनिया में होगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम निकाल कर अपने जो कीमती समय है आपका वो हमारे धमाल देवासी यूट्यूब चैनल के लिए निकाला आपने, इस इंटरव्यू में आए, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, आप उसके बारे में आप बताइए। एक बार पुनः मैं आभार प्रकट करता हूँ आपका कि आपने मुझे ये मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पे कुछ अपनी बातें कहने का। और दर्शकों से मेरा निवेदन है कि धमाल देवासी यूट्यूब चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, राकेश जी का सपोर्ट करें। और ये केवल यूट्यूबर नहीं बल्कि समाज सेवी भी है, एक सामाजिक आंदोलन जो बड़ा चर्चित रहा, रायका बाग आंदोलन, उस आंदोलन में भी ये हिस्सा रह चुके हैं। और समाज के कर्मठ नेता लाल सिंह जी के ये बिल्कुल करीबी नज़दीकी सपोर्टर हैं। तो जी इसलिए भी इस शख्सियत को भी मेरा बारंबार एक प्रोत्साहन करने का मन करता है कि मैं किन शब्दों में इनकी प्रशंसा करूं। मेरे पास में शब्द नहीं है, तो आप इनके चैनल को सपोर्ट करें और इनका सहयोग करते रहें। शुक्रिया। तो दोस्तों, राजू जी ने भी बोल दिया है सब्सक्राइब करने के लिए, तो फटाफट आप जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारा 50,000 सब्सक्राइबर बहुत ही नज़दीक है, टारगेट भी जो पूरा होने वाला है। तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है। शुभकामनाएं, 50,000 कंप्लीट होने वाले हैं। और साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ अपने जो सिंगर है उनको भी आप शेयर करिए। और राजू जी की जो स्टोरी है वो लोगों को सुनने को मिलेगी और काफ़ी लोग मोटिवेट भी होंगे जो सिंगर लाइन में जाना चाहेंगे, तो उनको काफ़ी अच्छा भी लगेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद साथियों।